दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, एक याद आती है कि डॉक्टर बाबा साहब कहते थे कि जो भी गुलाम है उसको केवल उसको ये कह दो, उसको बता दे कि भाई तू गुलाम है, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को उसमें से निकलने की कोशिश करेगा। वही सिद्धांत आज जेनजीज के साथ में हुआ। उनको पता चला कि भाई हम लोग भी कोई है, और जिस तरीका से जंतर मंतर में उन्होंने अपने प्रदर्शन किए और जिस तरीका से वीडियो जब आए हैं, तो ऐसा लग रहा था कि जंतर मंतर एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला बन गई थी। एक ऐसी प्रयोगशाला बनी थी कि जहां सभी एज के लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं, हमें बहुत शक्ति है और ये शक्ति, ये ऊर्जा हम लोगों को अच्छे काम के लिए लानी चाहिए। हमारा एजुकेशन पैटर्न सुधरना चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, हम गरीबी से हटना चाहते हैं, हमें ये सब भेदभाव से हटना चाहते हैं, हमें ये जात पात में हमें कोई लेना देना नहीं है। ये सिचुएशन जब जेनजीज में आया है तो निश्चित रूप से इसके परिणाम भी पूरे देश में आज देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही लोग तुम्हें सजेस्ट करेंगे, यही लोग तुम्हें जब भी कभी कोई एजुकेशन सिस्टम हो या कुछ हो तो ये वो पूछेंगे तुम्हें 10 सवाल कि ये क्यों डाले, इससे क्या फायदा होगा। और जब तक तुम अपने आप को उस लेवल तक नहीं ले जाओगे तो निश्चित रूप से उसका ये असर नहीं होगा। तो ये बात उनको बहुत अच्छे से समझ में आई, और उसके बाद के जो रिजल्ट्स आए, और कंटिन्यूसली आज वो जो एक आज देश में बड़ा एक अलग सा मौज चल रहा है। कल आज जो मिड टर्म पोल थे, वो मिड टर्म पोल आज वो 2-3 जगह मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में हुई, और वहाँ पे बीजेपी की बड़ी हार हुई। गुजरात में किसी ना किसी हालत से वो बचा पाए, लेकिन बिहार में एक बांकीपुर में वहाँ पे प्रशांत किशोर जीत के आए हैं। उनकी एक नई पार्टी ने पहले खाता खोला, बहुत अच्छा ये हुआ। और सेकेंडली मध्य प्रदेश में भी एक दतिया डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे भी एमएलए कांग्रेस का आया। कहने का मतलब क्या हुआ है, उसके सबके पीछे में एक जेनजीज लगे थे, यंग जनरेशन लगा था। जब भी कभी यंग जनरेशन उसके पीछे में लगे रहता और कोई भी चीज़ के लिए, तो कोई भी सीनियर वोटर्स है वो उनकी सुनते हैं, वो डांट सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हैं ऐसा। और उससे और पूरा ये परंपरा जो है आरएसएस और बीजेपी की, वो सब सीनियरिटी की परंपरा है। वो जिन लोगों को अकल नहीं, फिर भी जिन लोगों को 70-70, 75-75 साल के लोगों को बैठा के रखा है, जिसमें बहुत ही एक बहुत मतलब कुछ तो सोच होनी चाहिए ना, कुछ भी नहीं है ना, उनमें कोई विचार है, ना कोई आचार है, ना कुछ नहीं, 0 सन्नाटा है उनमें, ना नॉलेज में सन्नाटा है, हर चीज़ों में। और बस केवल सीनियरिटी को जो रिस्पेक्ट करते हैं। आरएसएस का सबसे बड़ा दर्द है वो कि उन्होंने इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर में कभी किसी को ये नहीं दिया, उसको मार्क्स नहीं दिए। उन्होंने देखा कि भाई ये सीनियर मोस्ट है तो सब लोग मिलके इसको पाव पढ़ो, लेकिन वो आदमी कितने नॉलेजेबल है, क्या है उसमें, रियली पाव पढ़ने के लायक वो आदमी है या नहीं है। यही नहीं तो उनके जितने भी पंडे हैं या जो भी कुछ है, उनके धर्मगुरु है या जो भी है, वो क्या किस तरीका से क्राइम कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं, सब लोग भूल के उनके इस पाव पे माथा रखते हैं। तो ये सब सिचुएशंस, सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, 0 है, और हमारा पूरा देश पूरा बर्बाद हो गया इस सब बातों में। एक नया एक आंदोलन स्टार्ट हो रहा है कि आरक्षण को हटाओ। मित्रों, मुझे भी कुछ लोगों ने पूछा कि ये क्या चल रहा है चक्कर। हमने कहा आरक्षण अभी बचे कहाँ है, सब वैसे भी तो गवर्नमेंट के इसमें है, और जितना भी आंदोलन मतलब आरक्षण का है उसका पूरा आत्मा ही निकाल दिया। सब लोगों को मैं बताता हूँ कि तुम लोगों को कम से कम मेरा सलाह है कि एक बार तो भी मेरा क्लास लगाओ मतलब कोई मीटिंग होगी तो मुझे वहाँ इन्वाइट करो, मैं बताऊँगा कि रिजर्वेशन क्या चीज़ है, और रिजर्वेशन कहाँ पे होता है, और कैसे लिया जाता है रिजर्वेशन। हमें मालूम है, एक यहाँ भी नागपुर के मेडिकल कॉलेज में 30%, 40% स्टूडेंट SC/ST के आते थे। इतना ये है क्योंकि मेरिट चैनल लोगों को भूल गए। अभी मैंने कुछ इनकम टैक्स के बहुत सारे केसेस मेरे पास में थे, करीबन 30-35 ये थे, सब के सब मेरिट चैनल के वजह से आए थे, और सब के सब लोगों को अलाउ हुआ। बहुत सारे जब डिमोशन उनके हो गए तो हम रिस्टोर किए, उन्होंने पूरे प्रमोशन, और उनको काफ़ी एरियस मिला।
तो हमारा सबसे यह है कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 9 बेंच का जजमेंट है, उसमें मेरिट चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, लेकिन उसके तरफ में किसी ने ध्यान नहीं देते, लोगों का मालूम नहीं है लोगों को, और उसके बारे में पढ़ने की इच्छा भी नहीं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हमें जो भी कुछ नुकसान पहुंच रहा है तो वो कोई ब्राह्मीण्स और हायर कास्ट और इनका नहीं है, हमारा अज्ञान ही हमें ले डूब रहा है, और ना हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ना हम लोग उसकी पढ़ाई करते हैं। और आज हमारा जो रिटायर्ड क्लास भी है वो भी एक अलग टाइप के इसमें मूड में है, बस खाओ पियो वाला है, क्योंकि उन लोगों को पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, कुछ सीखने की इच्छा नहीं, या कुछ पढ़े भी तो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डिस्कशंस नहीं। जब डिस्कशन नहीं करोगे, बात ही नहीं करोगे, संवाद ही नहीं करोगे, तो तुमने क्या पढ़ा, तुम्हारा नॉलेज तो समझे कि नहीं मैंने ये पढ़ लिया, ये किताब पढ़ लिया, अरे उसमें से क्या पढ़ा, तुम्हें क्या अच्छी चीज़ लगी, ये सब सिचुएशन को आना चाहिए। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये सब इसमें आरएसएस और बीजेपी बहुत पिछड़ी हुई है, और निश्चित रूप से उनकी हार निश्चित है। आने वाले दिनों में कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर यदि वो आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो पूरे के पूरे पीछे हट जाएंगे। अभी यशवंत सिन्हा का एक बहुत बड़ा एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि भाई इसी तरीका से मोदी शाह यदि कंटिन्यू रहते 29 तक ये, तो निश्चित रूप से बीजेपी को लपेटाना पड़ेगा, पूरा का पूरा रिफॉर्म्स यदि नहीं करेंगे तुम, और बीजेपी और आरएसएस के बीच में रिफॉर्म्स का कोई संबंध ही नहीं है। एक सिंपल सा रिसिग्नेशंस के लिए कितना कितना क्या क्या करना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान के बारे में, ये भी बड़ा एक अजब सी कहानी है। वहाँ तो कई लोग थे हमारे, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब वो मिनिस्ट्री जब छोड़े उन्होंने, तो वैसे उनको कई लोगों ने मनाए, अरे उन्होंने कहा नहीं मेरे को मेरे विचारों को तो कुछ ये होना चाहिए, नहीं किए उन्होंने। तो लोगों को कुछ ना कुछ तो भी ये होना चाहिए, वो थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, और ना कि वो केवल पैसे कमाने की मशीन नहीं है। हमें कुछ ना कुछ पैसे का भी कि जितना महत्व है उतना ही होना चाहिए, अदरवाइज तो वो पैसा भी सबका सब गवर्नमेंट के तिजोरी में जमा हो जाता है, या फिर उससे तुम्हारे जनरेशन टू जनरेशन खराब होते हैं। तो निश्चित रूप से मित्रों मुझे लगता है कि हम हर चीज़ों के बारे में हमने सोचना चाहिए। आज फिर दोबारा संसद में वही नारे चले अमित शाह गडकरी के अगेंस्ट में, अमित शाह को के बारे में इतने नीचे की शब्द का इस्तेमाल किया, नीचे जैसे काफ़ी डीजिंग वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए पार्लियामेंट्री। और ऐसे सिचुएशन में अभी मुझे लग रहा है कि साइकोलॉजिकली बड़ा इम्पैक्ट होता है। जो कहते हैं कि लोग कुछ नहीं हुआ वो तो बहुत निर्लज्ज है, निर्लज्ज वगैरह कुछ नहीं रहते। सब लोग जब इतना सारा माहौल है तो साइकोलॉजिकली जब भी अंदर में वो पार्लियामेंट में आएगा तो वो बिल्कुल अपना ये छोड़ के आएगा, उसका कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। उसके लिए तुम लोगों ने जिस तरीका से कारनामे किए, जिस तरीका से पुलिसों के लाठीचार्ज और ये सब दुनिया भर के लफड़े किए, क्या आंसर दोगे तुम्हें? क्यों लाए थे वो ट्रक भर वहाँ पे पत्थर? क्या आंसर दोगे तुम? क्यों बुलेट का यूज़ किया गया? क्यों AK-47 बिहार में चला? ये सब सिचुएशंस को तुम्हें आंसर देना ही पड़ेगा, और जब नहीं दोगे तो तुम्हें हालत खराब होगी। तो उससे बेटर है तुम कब तक भागते रहोगे? ये तो नहीं है। अब ये पूरा सेशन अभी बीच में का अभी ये हो गया, 2 सेकंड ये चल रहा है और 2 हफ्ते बाकी रहे। ये हफ्ता भी वैसे ही जाएगा, क्योंकि सभी को मालूम है आप कुछ नहीं कर पाओगे। और लोग ये यंग जेंजीज है वो बिल्कुल तुम्हें कहेगी कि भाई तुम्हें जरूरत ही नहीं है तुम्हारी, तुम्हें पार्लियामेंट चला नहीं सकते, तुम लोगों के इश्यूज नहीं ले सकते हो, तो क्यों चलाते हो? तुम उतर जाओ। और कल चल के ये भी हो सकता है कि चेंजेस तुम्हारे ऊपर में बैठेंगे, और निश्चित रूप से उस दिन शायद हमारे देश का एक अलग सा इतिहास लिखा जाएगा, और पूरे विश्व में हमारा एक अलग सा जुनून होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन हमारे लिए बहुत कुछ अच्छे तोहफा लेके आएंगे, और वो तोहफा लेके आने के बाद में रियली हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। आज कुछ आरएसएस के लोगों ने पूरे एक्सपेरिमेंट किया कि अभिजीत दीपके को उन्होंने कहा कि भाई आपको कहाँ से पैसे आए कि आप फॉरेन में जाके पढ़े वगैरह वगैरह। तो उन्होंने भी एक पलटवार किया कि आप अपने लीडर को पूछे कि वो डिग्री अपनी बताए, मैं पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट बताऊंगा कि कैसे कैसे कहाँ से मैंने लोन लिया और क्या किया और क्या हुआ मेरा। तो क्या होता है कि जब कभी अभी जेन जी भी पूछेंगे कि भाई चलो डिग्री तो तुम लोगों ने तो नहीं बताया, सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ नहीं बोला, हम मारेंगे जूते और पूछेंगे कि भाई तुम्हारी डिग्री हमको बताओ। तब क्या होगा? कहाँ भागेंगे मोदी? देश तोड़ के तो नहीं जाएंगे। तो जब ऐसे ऐसे जब कभी किस्से होते हैं तो निश्चित रूप से नए जनरेशन को एक अलग उम्मीद लगती है कि हम लोग, हमारे में शक्ति है, हम कुछ ना कुछ अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इतने बड़े बीजेपी और आरएसएस का ये था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते,
लेकिन ऐसा सिचुएशंस बना कि उनको इस्तीफे देने पड़े। अभी तक तो कुछ खून खराबा नहीं हुआ था। जब खून खराबा हो जाएगा तो पकड़ पकड़ के लोगों को ऐसे मारेंगे कि जिसके वजह से कुछ नहीं होगा, सब लोग भाग जाएंगे। मिलिट्री वगैरह कुछ नहीं करेंगी, मिलिट्री बोलेगी कि भाई हम लोग, हमारे बच्चे हैं, कुछ नहीं होगा। तो ये सिचुएशन आने का अभी सब लोग राह देख रहे हैं और कैसा होगा। अभी इतना सा प्रॉमिस होने के बाद में जब तुम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, जो लोगों ने सुसाइड किया उनके घर को कुछ पैसे नहीं दे रहे, और फिर जिस तरीका से तुम्हारी भाषा और जिस तरीका से व्यवहार है, अत्यंत मतलब इतना खेदजनक है कि मुझे लगता है कि सब लोगों ने उसका निषेध करना चाहिए। और नए लोगों ने अपने देश के प्रति, अभी लोग तो कोई करेंगे नहीं, कोई मिनिस्टर तो करेंगे नहीं, अब ये नए लोगों ने सामने में आके अपनी सत्ता लेनी चाहिए। आने वाले दिनों में जो भी 55-60 साल के होंगे तो उनको रिटायर कर देना चाहिए। जो भी रहेंगे यंग लोग आओ, यंग लोग चर्चा करो और यंग ही लोग आगे में बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलो उसी उम्मीद के साथ में हम लोग सोचते हैं कि आने वाले दिन हमारे लिए अच्छे रहेंगे। तो हम यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए।